हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन में सॉरी हम ये पढ़ रहे थे वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल में जो चीज़ हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि हम एक फंक्शन फाइंड करेंगे y, जिसको हमने y का नाम दिया था, और हमने कहा था कि वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x है। यानी अगर कोई भी कर्व हो हमारे पास, अगर वो xy प्लेन में हो, तो हम देखते हैं कि y का बिहेवियर x के साथ किस तरह बदलता है। तो हमने इसको स्टडी करने के लिए हमने कहा था कि ठीक है, आप एक फंक्शन लिखते हैं, वो फंक्शन है y का, और y बताते हैं कोई फंक्शन है x का, लेकिन मैं नहीं लिखता उसको। फिर फंक्शन है y प्राइम का और एक x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने कहा था कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं j, which is dx f of y प्राइम एंड x। तो मैंने कहा था कि अगर इस x को मैं वेरी करता हूँ x1 से x2 तक, और ये एंड पॉइंट्स फिक्स्ड हैं, फिक्स लिमिट्स के साथ हैं, तो अगर मैं y को वेरी करूँ with some parameter y of x and alpha, where alpha is a non-zero parameter, constant parameter है, स्पेस टाइम पे डिपेंड नहीं करता, एक ही जैसा रहता है जिधर मर्जी आप मूव करें, इट इज इक्वल टू y of x plus alpha times eta of x, and when eta of x is उसमें हमने कोई एक अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करके कोई फंक्शन ऐड किया है, ये ओरिजिनल पाथ जो मान के चल रहे थे x1 x2 के दरमियान में, उससे थोड़ा सा हटा हुआ रास्ता है। तो हमने कहा था कि ये चीज इस तरह चेंज होती है, तो y प्राइम भी इस तरह चेंज होगा। याद आपको क्या था, वो y of x प्लस y प्राइम ऑफ x प्लस अल्फा eta प्राइम ऑफ x। और मैंने ये कहा था कि eta एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर कि इसका डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है, और ये इस तरह का फंक्शन है कि ये एंड पॉइंट्स पे वैनिश कर जाता है। यानी जितनी भी आप वेरिएशन लेते हैं, वो सारी की सारी वेरिएशन, फर्स्ट कीजिए अगर ये एक्चुअल कोई y था, आपने इसमें कोई थोड़ी सी वेरिएशन ली, जो भी वेरिएशन ली है आपने, वो वेरिएशन जो है वो, यानी अगर ये y ऑफ x है, तो ये y ऑफ x प्लस एल्फा टाइम्स थीटा ऑफ x है, ये बना। तो ये ऐसा है कि ये x1 और x2 जो आपके एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये वैनिश कर जाता है। ठीक है, ये सही क्लियर है बात। अच्छा, फिर मैंने ये कहा था कि अगर आप इसको पुट करते हैं तो आपका j जो है वो j ऑफ अल्फा बन जाता है, क्योंकि आप एक पैरामीटर अल्फा भी आ गया इसमें। तो ये x1 से लेकर x2 तक नो न्यू फंक्शन है, जिसमें y जो है वो x और अल्फा का फंक्शन है, y प्राइम भी x और अल्फा का फंक्शन है, और ये x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप इसको एक्सट्रीमाइज करें, स्टेशनरी माने इन अल्फा, तो dj by d अल्फा को 0 पुट कर 0, अगर आप dj by d अल्फा को कैलकुलेट करते थे, उसको 0 पुट करते थे स्टेशनरी कंडीशन, तो आपके पास क्या मिलता था आपको जवाब, दिस पार्शियल j by पार्शियल अल्फा इज इक्वल टू 0 implies df over, again partial f over partial x, partial f over partial y minus d by dx partial f over partial y is equal to 0. This is the equation जो बताती है कि इस इक्वेशन को यूज करके आप y of x फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से जो भी जवाब आएगा इससे आप y of x फाइंड कर लेंगे, और वो इक्वेशन होगी, वो बताएगी the behavior of y जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन द y का बिहेवियर बताएगी x के साथ। अच्छा, फिर मैंने ये मान के चला था कि अगर f जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x ना हो, यानी अगर df by dx 0, सॉरी पार्शियल, मैं बोलता b हूँ लेकिन लिखता यहाँ पर पार्शियल f, मैं पूरी कोशिश करूंगा पार्शियली बोलूँ। अगर पार्शियल f by पार्शियल x 0 हो किसी केस में, इट्स नो मोर एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, इस सूरत में अगर आप यही प्रोसेस करते और आप df over dx कैलकुलेट करते, तो ये df over dx क्या बनता, किसी को बताएगा आप इसे, हाउ वी कैन कैलकुलेट df by dx। f फंक्शन है y का, y प्राइम का और x का, क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि दिस इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल y
वाई प्राइम प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम वाई डबल प्राइम प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। अच्छा, अगर ये एक्सप्रेसिव फंक्शन नहीं है तो ये जीरो हो जाता है। और इसको सॉल्व करके अगर आपको याद हो तो मैंने एक इक्वेशन बनाई थी कि एफ माइनस वाई प्राइम पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू सम। हमने कहा था दिस इज द Euler's equation, this is the second form of Euler's equation. So this is known as a second form. और फिर हमने इनकी एप्लीकेशन भी दोनों की थी अगर आपको याद हो। और ये इक्वेशन कब यूजफुल है? जब f जो है वो x का एक्सप्लिसिट यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। x तो मैंने कहा ये जब कोई r थीटा होते, अगर r थीटा का फंक्शन होता और f थीटा का फंक्शन ना होता तो फिर भी ये इक्वेशन यूज की जा सकती। ये मैंने कहा था एक वेरिएबल के लिए है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते तो हमें पता कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अगर जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते उतनी ही इंडिपेंडेंट ऑयलर्स इक्वेशन होती। बस यहाँ पर मैंने f लिखा जो y और z का फंक्शन था। अगर मैं एक f डिफाइन करता जो कि y प्राइम z प्राइम और x इस पे डिपेंड किया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y प्राइम z और z। तो मैंने कहा इसमें कितनी आर्ग्यू के y और z एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो कितनी ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन होगी कितनी ऑयलर्स इक्वेशन होगी हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक ऑयलर इक्वेशन होगी। यानी पहली इक्वेशन होगी पार्शियल f ओवर पार्शियल y माइनस d बाई डी एक्स पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या मैंने इक्वेशन ब्रैकेट डाल दी। दूसरी क्या हो जाएगी पार्शियल f ओवर पार्शियल z माइनस d बाई डी एक्स पार्शियल f ओवर पार्शियल z प्राइम इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मजीद मैं कुछ इक्वेशंस बनाऊंगा, अगर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो मैं और इक्वेशंस बना दूंगा जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। इसका मतलब है यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो देयर आर दिस इंप्लाइज देयर आर टू इक्वेशंस। तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते, तीन होती। अगर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते तो n इक्वेशंस होती। इसका मतलब है अगर मैं j को डिफाइन करता है इस तरह के दिस इज लेट्स से x1 x2 एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है f which is a function of y I prime and x और साथ में dx। अगर इसको मैं वेरी करता और हर y जो है वो एक ही पैरामीटर अल्फा के साथ वेरी करता, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर वंस अगेन j अल्फा लिखता और dj by d अल्फा को 0 पुट करता तो यहाँ से मेरे पास जो ऑयलर्स इक्वेशन आती वो आती पार्शियल f ओवर पार्शियल y माइनस d by dx पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम इक्वल टू 0। सो अगर अच्छा एक y के लिए था ऐसे के जितने y होते तो उतने ही पीछे आए आ जाते। क्यों x क्यों एक है? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है। So there are, if this implies अगर I comes from 1 to n हो तो this implies these are n equations, n independent equations। नहीं मैं मान के चलो कि सारे इंडिपेंडेंट है, y और z का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, सब वो दोनों x पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से डिपेंड करते हैं तो मतलब एक दूसरे से डिपेंड नहीं नहीं x y z r थीटा फाई पे सारे डिपेंड करते हैं। ये लास्ट टाइम हम कर चुके थे इन, और अगर आपको याद हो तो इनको यूज करके मैंने सब एक आसान सी एग्जांपल की थी और हमने एक इक्वेशन निकाली थी। मैंने ये फाइंड आउट किया था कि अगर एक स्फेयर होता और उस स्फेयर के ऊपर आप दो पॉइंट्स के दरमियान में फासला निकालते, जियोडिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं,
तो हमने जियोडेसिक इक्वेशन निकाली थी अगर आपको याद हो, और वो इक्वेशन किसकी बनती थी? सर्कल की बनती थी। हमने कहा था एक ऐसा सर्कल है जो सेंटर से गुजरता है, और हमने कहा दिस इज अ ग्रेट सर्कल। आपको याद है ना? अच्छा, अगर आप देखें तो मैंने सरफेस की एक इक्वेशन ये मान के चला था कि मैंने कहा था इक्वेशन मैं एक फाइंड करना चाहता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। सरफेस ऑफ अ स्फीयर से मेरी क्या मुराद थी? आर फिक्स्ड रहता। आपने कभी प्लेन कर्व्स में पढ़ा है कि व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ अ सरफेस? अगर एक इक्वेशन लिखी होती ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको कहता कि जी ये इक्वेशन ऑफ सरफेस है, क्यों? मतलब x y z की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो इस इक्वेशन को वो ठीक है ना? तो in general how we write an equation of a surface? So the equation of a surface is g से मैं लिखता हूं इस चीज को, and this is basically g of y and x. y which depends upon, मैं जब इसकी एक मिसाल करूंगा तो ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ सरफेस। कोई भी फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल अगर x y z का फंक्शन होता है 3 डायमेंशन में ax plus by plus cz is equal to 0, तो मैं लिखता f of x y z is equal to 0 is my equation of surface। अच्छा, अगर ax plus by plus z ये होती चीज, जरा थोड़ी देर सिर्फ एक आसान सी चीज देखते हैं। चलिए अगर ये होता ax plus by is equal to 0, तो मैं इसको लिख नहीं सकता था कि दिस इज फंक्शन ऑफ x and y is equal to 0। अब मैं आपको ये लिख के दिखाता हूं कि ये y x पे डिपेंड करता है, आसान सी चीज, जरा देखिएगा। इस इक्वेशन को मैं ये नहीं लिख सकता कि by is equal to minus cx। इसका मतलब है अगर आप, या फिर y is equal to minus c over a x लिख सकता हूं ना मैं? ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आप x को चूज कर लें तो y ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ऐसी चीज ही लिखी हुई है ना, g of y which depends upon x is equal to 0। That is why I used to say this is an equation of a surface। क्लियर होगी बात? कोई कमेंट, कोई सवाल हो आपका? हाँ, कोई बात नहीं, लाइन की कोई नहीं, एक सफेद 3 डायमेंशन होती तो मैं क्या करता? 3 डायमेंशन होती तो चलो क्या करता? ax plus by plus cz is equal to 0। अच्छा, इससे क्या निकाल लेता मैं? इससे मैं निकाल लेता ना y plus c over bz is equal to minus a over b। तो देखिए आप x चूज कर लें तो y और z आपके पास मिल जाएंगे। अगर 0 पुट करेंगे इसको, इस सारी चीज को 0, तो ये इसी इक्वेशन से निकला ना आपके। अगर एक 3 डायमेंशन होती तो उसकी सरफेस कितनी डायमेंशन हो जाती? 2। तो यही तो बता रहा है आपको कि अगर आप x को फिक्स करते हैं तो आप 2 डायमेंशन में आ जाते हैं y और z। तो सरफेस की डायमेंशन हमेशा वॉल्यूम से एक कम होती है। द डायमेंशन ऑफ अ स्फीयर, अगर आप एक स्फीयर की सरफेस पे होते तो क्या होगा? जरा देख लें इन चीजों को, ताकि मैं फिर इन चीजों का मेरा गोल है कि किसी तरीके से लैग्रांज में शामिल करना, सॉरी इसमें ऑयलर्स के मेथड में शामिल करना। जरा एक चीज आप देख लीजिए जरा यहां से। आपको याद है लास्ट टाइम जब आपने जियोडेसिक फाइंड किया था, तो जियोडेसिक के लिए आपने क्या किया था? आपने कहा था कि समेशन अपॉन i x i स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही होगा ना स्फीयर के लिए। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये मैंने वही लिखा ना, x i स्क्वायर का 3 डायमेंशन होता तो x1 स्क्वायर प्लस x2 which is y स्क्वायर प्लस x3 which is equal to z स्क्वायर, तो सारे का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर था। या अगर इसको मैं फॉर्म देना चाहता हूं तो ये लिखा होता है समेशन अपॉन i x i स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना? ठीक है, पहले भी वही लिखा, पहले भी वही लिखा। अच्छा चलो ये अब ठीक है। अब ठीक है, सरफेस के लिए कि मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को करूंगा तो भाई सरफेस को ही दूंगा ना, कोई थीटा फाई की डिपेंडेंस नहीं रह जाएगी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस के ऊपर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको उठा के इधर ले जाऊं तो दिस इज x I summation upon x I squared minus r squared is equal to 0। So this is my equation of a surface for a square। तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज माय
लेकिन लाजमी नहीं होगा कि हमारे लिए ना हमारी जिंदगी हर दफा इतनी ही आसान हो जितनी हमारी जिंदगी इस दफा आसान थी कि हम ये कहें कि हर दफा हम इसको इसी तरह ही लिख सकेंगे। तो मुझे किसी तरीके से जेनेरिकली इस इक्वेशन को ना ये कंस्ट्रेंट है। अब आपके पास एक कंस्ट्रेंट क्या था जिसका आपने पहले ज्योमेट्रिक फाइंड किया था, आपने कहा था कि मैं एक स्फीयर के सरफेस के ऊपर डिस्टेंस निकालना चाहता हूं बिटवीन 2 पॉइंट्स। कंस्ट्रेंट ये था कि आप सरफेस के अंदर नहीं जा सकते थे, स्फीयर के ऊपर नहीं चल सकते थे, आपने सरफेस के ऊपर ही चलना था। तो ये आपके पास एक कंस्ट्रेंट था, एक पाबंदी थी आपके ऊपर। लेकिन इन जनरली मैं लाजमी नहीं है हर दफा इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखूंगा, मुझे किसी तरीके से ये जो पाबंदियां हैं इसको इक्वेशन में शामिल करना है। तो मैं अब इस जितनी पाबंदियां मेरे पास उनको मैं इक्वेशन में शामिल करता हूं। फर्ज करते हैं कुछ देर के लिए कि लेट्स कंसीडर a function f which is a function of y prime z prime और independent variable is x। एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स का y और z का, दोनों इंडिपेंडेंट है और वो x पे डिपेंड कर, अगर 3 डिमेंशन होती तो अगर 3 डिमेंशन में कोई इस तरह की चीज होती तो ठीक, कोई बात नहीं, x पे डिपेंड करते थे y और z, और y और z दोनों आपस में डिपेंड है। साथ में एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट भी है, वो ये है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ y z and x is equal to 0। ये एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है उसके ऊपर। सरफेस की इक्वेशन, जैसा यहां एक सरफेस की इक्वेशन नहीं आपने लगाई थी कंस्ट्रेंट, आप किसी तरीके से मैं इसको शामिल करूंगा इसके अंदर। एक आयलर लैग्रांज इक्वेशन फाइंड करूंगा जिसमें ये कंस्ट्रेंट है, जो y यहां पे अपीयर हो रहा है ना वही y यहां पे अपीयर हो रहा है, जो z यहां पे अपीयर हो रहा है वही z। ये डेरिवेटिव्स के फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के। ऐसे कंस्ट्रेंट्स को नाम दिया जाता है यूजुअली दीस आर नोन एज हॉलोनॉमिक। आप देखिएगा जाके फिजिक्स में जब हम चीजों को पढ़ेंगे तो हम y की जगह लेट्स से x मान लेंगे और x की जगह हम टाइम मान लेंगे, तो जिनमें वेलोसिटीज नहीं आएंगी ना जिन कंस्ट्रेंट्स में, ऐसे सारे कंस्ट्रेंट्स जो कोऑर्डिनेट का फंक्शन होंगे those are known as the holonomic constraints, जिनमें डिफरेंशियल्स दिखाएंगे, इनका नाम है। अच्छा, अगर आप इस फंक्शन के लिए मुझे आयलर लैग्रांज इक्वेशन लिखवाएं और ये मान के चलते हैं कि जी y जिससे चेंज होता है, y can be written as alpha eta and z can be written as alpha delta। चल इस तरह कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी अब मैं एक ऐसा j फाइंड करता हूं, मैं आपको पता है मेरा ओरिजिनल j तो ये है ना, ओरिजिनल j ये है कि दिस इज फ्रॉम x1 से लेकर x2 तक f which is a function of y prime z prime and x into dx। मैं एक ऐसा j फाइंड करना चाहता हूं एक ही पैरामीटर अल्फा का, लेकिन उस पैरामीटर अल्फा में लाजमी नहीं है कि f और g एक ही तरह चेंज हो, सॉरी x यहां y और z एक ही तरह चेंज हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि y of x and alpha पैरामीटर तो मेरा अल्फा ही है ना। Let's write it as y of x original curve plus alpha times eta 1 of x। क्या है eta 1 of x? वेरिएशन है y एक्सिस वाले y पाथ में। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि जी z which is a function of x and alpha, this is equal to z of x plus alpha eta 2 of x। eta 1 और eta 2 जो है ये दो डिफरेंट वेरिएशन, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं x के, इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं दोनों। क्यों? क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखते तो z की एक वैल्यू के लिए y की कुछ और वैल्यू होती, इवन x अगर सेम भी होता, अगर x आप फिक्स भी कर लेते तब भी y z की चेंज वैल्यू y की चेंज वैल्यू देती, z को चेंज करने से y चेंज होता। तो इसका मतलब y फंक्शन था x और z का, सिमिलरली z फंक्शन है x और y का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे मर्जी आप उसको कहना चाहिए।
यहां तक कोई सवाल? आप में से मुझे कोई आयलर लैग्रांज इक्वेशन सॉरी, आप में से मुझे कोई आयलर इक्वेशन लिखवाएगा? असल में आप लैग्रांज पे आने जा रहे हैं ना, तो इसलिए बस आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ हम आ रहे हैं, उसके बार बार आयलर्स लैग्रांज इक्वेशन मैं कहता हूं। तो चलें, कौन लिखवाएगा कि जी dj बाई डी अल्फा, अगर इसको एक्सट्रीमाइज करेंगे तो क्या जवाब आएगा, क्या जवाब मिलेगा आपको? इंप्लाइज व्हाट? कौन बताएगा? या चलिए आप इस तरह करें, dj बाई डी अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट dj बाई डी अल्फा, 0 बार क्या होगा? आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पहले लिखा था। अच्छा चलो, तो दिस इज x1 से लेकर x2 तक dx, हाँ जी क्या होगा? मैं दरम्यान में वो स्टेप नहीं करूंगा जिसमें प्रोडक्ट रूल लगता था, आपको याद है ईटा एंड पॉइंट्स पे वैनिश कर जाता था, वो मैं नहीं काम करूंगा। आपको पता है कि इस यहां ये चीज आ जाएगा df ओवर dx, df ओवर dy सॉरी, माइनस d बाई dx df ओवर dy प्राइम ईटा 1 ऑफ x। मैंने पहले ऑयलर इक्वेशन फाइंड कर ली f के लिए, f फंक्शन ईटा 1 का, याद है यहां पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था, फिर हमने कहा था एक टर्म ज्वाइन पे वैनिश कर जाती है, दोबारा वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्लस ऐसी ही इक्वेशन एक बनेगी पार्शियल f ओवर पार्शियल z माइनस d बाई dx पार्शियल f ओवर पार्शियल z प्राइम ईटा 2 ऑफ x। अच्छा अब देखिए, मैं अगर dj बाई डी अल्फा को 0 पुट करूं ना, तो एक ही कंडीशन है कि ये दोनों सेपरेटली 0 हो, क्योंकि ईटा 1 और ईटा 2 तो सेम नहीं है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट भी है ना ये वाली, तो क्या ये इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट लिंक कर देती है ईटा 1 और ईटा 2 को? देखें ना, अगर तो ईटा 1 और ईटा 2 सेम होते, मैं ईटा को बाहर निकाल लेता, इसको 0 पुट करता, तो मैं कहता ईटा तो 0 नहीं है, क्योंकि ईटा तो मैं मान के चला हूं कि ईटा अगर 0 होता तो आप ओरिजिनल पाथ में ही होते, तो आपने पाथ में कोई वेरिएशन तो ली नहीं है, लिहाजा ये मैं मान के चला हूं कि ईटा 1 और ईटा 2 0 नहीं है, और ना ही ये बराबर है। बराबर होती तो बड़ी इजी कंडीशन थी, लेकिन मैं ये मान के चला हूं कि बराबर नहीं है, लेकिन एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है, अभी आपको पता चलेगा कंस्ट्रेंट करेगी क्या, देखिएगा। सो dg अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से, कौन बताएगा जी dg किसके इक्वल होगा? हाथ खड़ा करके बताएं क्या होगा? g अल्फा का फंक्शन है, कौन बताएगा क्या होगा? जी बोलो बोलो, शाबाश। अच्छा आप ये कह रहे हो कि दिस इज पार्शियल g पार्शियल y इनटू, नहीं, हाँ dy बाय पार्शियल y ओवर पार्शियल अल्फा, क्यों y अल्फा पे डिपेंड करता है, प्लस पार्शियल g ओवर पार्शियल z इनटू पार्शियल z ओवर पार्शियल अल्फा इनटू द टोटल अल्फा। ये ठीक लिखा ना मैंने? अच्छा, अगर मैं इसको आप अगर आप देखें तो मैं तो मान के चला हूं कि g तो 0 के बराबर इक्वेशन ऑफ सरफेस उसी वक्त बनती है जब वो फंक्शन आप 0 के बराबर रखते हैं, और ये मैंने देखा था ना, जब 0 के बराबर रखते हैं। अच्छा चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सो दिस dg इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, अच्छा d अल्फा तो 0 हो नहीं सकता, अल्फा 0 है, रिस्पेक्ट टू अल्फा चेंज ले रहा हूं, वो तो 0 नहीं है, तो एक ही सूरत हो सकती है कि ये चीज 0 हो, कि दिस dg बाय dy। अच्छा dy बाय d अल्फा क्या है? ईटा 1 ऑफ x नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू ईटा 1 ऑफ x प्लस d पार्शियल g ओवर पार्शियल z, और dz बाय d अल्फा क्या है? ईटा 2 ऑफ x।
तो आपको पता चला इससे फायदा क्या हुआ है? इस इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स का ये फायदा हुआ है कि उसने नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी कम कर दी। पहले आपको 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी ना, पहले आप अल्फा 1 और अल्फा 2 ईटा 1 और ईटा 2 दोनों को मुख्तलिफ मान के चल रहे थे, मुख्तलिफ है, लेकिन अब आपकी उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म कर दी। देखें जरा कैसे, इसको उठा के अगर मैं दूसरी तरफ लेता हूं तो इसका मतलब ये है कि ईटा 1 अच्छा सॉरी d partial g over partial y into eta 1 of x, this thing is equal to minus partial g over partial z eta 2 of x, या फिर मैं eta 2 of x की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, अगर आप देखते हैं, या चलें एक काम करता हूँ मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू इधर प्लीज अगर कोई सवाल हो। हमारे पास है g और x का भी तो फंक्शन है, उसका भी अच्छा वो पार्शियल आएगा क्या करें सब वो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ हम पार्शियल आना भी चाहिए क्योंकि पार्शियल जी ये कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है। नहीं चेंज टोटल चेंज है, टोटल चेंज है, लेकिन चूंकि जी जो है उसका भी फंक्शन है। नो प्रॉब्लम, कोई बात कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस पे आगे फिक्स हो गया, क्या सरफेस पे होगे तो आप नहीं, दिस इज टोटल चेंज, दिस इज नॉट पार्शियल चेंज, दिस इज टोटल चेंज। वहां पे dy by dl होना चाहिए अंदर, लेकिन चूंकि y once you are at a surface then this independent variable becomes constant, r becomes constant, so dg by dr becomes 0, dg by d partial I g by partial x becomes 0. yes it is only valid for that surface क्योंकि इक्वेशन ऑफ सरफेस है ना ये, g is an equation of surface, इसलिए मैं कह रहा हूँ सरफेस के ऊपर, तो इसीलिए तो ये लिखा था। अच्छा अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा साफ करें तो आपको इससे क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से जरा ये इक्वेशन लिखिए ताकि थोड़ी सी क्लियर हो जाए। r squared is equal to r squared, so this implies r is equal to, तो वो वेरिएबल जिसका आप फंक्शन ले रहे थे वो तो कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से डेरिवेटिव नहीं होता, ठीक है। सरफेस ये तो खास बात है, x फिक्स हो गया था जो मैंने वहां से मिटा दिया, x फिक्स कर दिया आपने, y और z उस पर डिपेंड कर दिया। तो हम लोग अभी यहाँ पे x को वेरिएबल के तौर पे नहीं कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये बताने का है कि y और z x पे डिपेंड करते हैं, for every value of x, y and z are different, ठीक है। अदरवाइज मैं लिखता पार्शियल d by partial x, ये बस लिख ही दिया सर, मैथमेटिकली लिख दिया। हाँ इन प्रिंसिपल लिख लेना चाहिए था, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये कोई 3 डिमेंशनल चीज है। अच्छा चलो, इसका मतलब है यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, अगर आप ईटा 2 की वैल्यू या ईटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, so this is equal to partial g over partial y divided by partial g over partial z। अब आप भी आपकी बात का एक और जवाब है, थीटा 1 of x is equal to थीटा 2 of x। एग्री करते हैं भाई इस बात से? अच्छा चलिए ये वैल्यू आप यहां रखते हैं तो क्या जवाब आएगा? अच्छा किसको नहीं कर नहीं सकता। अच्छा ठीक है, आप सही कह रहे हैं, इन दोनों को मैं कंपेयर कर लेता, लेकिन मैं कभी नहीं कह रहा ना कि dg by d अल्फा dj by d अल्फा के बराबर नहीं सर, वो तो दोनों ऑलरेडी जीरो है ना, दोनों की राइट साइड। नहीं अभी इसको मैंने जीरो नहीं पुट किया, अभी मैंने इसको जीरो पुट नहीं किया। अगर तो जीरो होते फिर तो मैं मान लेता, मैंने अभी तक इसको जीरो पुट नहीं किया, मैं सिर्फ ये कह, मैं अगर स्टेशनरी कंडीशन पहले लगाता हूं तो आपकी बात सही थी कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होती, मुझे इसको कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है चलो इसको अब यहां पुट कर दो, तो dj by d अल्फा क्या आ जाएगा? सिर्फ मैं आपको एक चीज साबित करना चाह रहा हूं यहां से, सो दिस पार्शियल j by पार्शियल अल्फा क्या आ जाएगा? x1 से लेकर x2 तक dx कौन लिखवाएगा आप इसे? So this is df over dy माइनस, मैं थोड़ा सा छोटा करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पूरा आ जाए df over dy प्राइम, ईटा 2 की जगह आप ये बैठ सकते हैं और ईटा 1 काम में ले लेते हैं, so this then it becomes minus df over dz minus d by dx of df over dz प्राइम।
times eta 2 की जगह so this is equal to partial d over partial y divided by partial d over partial z इस सारे के बाहर आ गया इधर so dx times dx कुछ गलत तो नहीं किया भैया eta 1 x थैंक यू बिल्कुल सही eta 1 x अब देखें अब मैं स्टेशनरी कंडीशन अगर लगाऊं dj by d अल्फा को 0 तो क्या मिलेगा हमें अब बात बिल्कुल ठीक है कि अगर dj by d अल्फा 0 होता तो इसका मतलब है eta तो 0 नहीं था eta 1 अगर eta 1 0 नहीं है तो eta 2 भी 0 नहीं है क्योंकि eta 2 is a function of eta 1 eta 2 is equal is some ratio of the derivatives times eta 1 वो भी 0 नहीं है लिहाजा एक ही सूरत हो सकती है अगर ये सारी चीज 0 है तो इसका मतलब ये है कि so this implies this मैं लिख सकता हूँ इसको df over dy partial f over partial y so d minus d by dx partial f over partial y prime this thing is equal to अच्छा अगर ये दोनों चीजें तो मैं 0 के बराबर पुट करूं तो मैं इसका मतलब है मान के चल सकता हूं कि एक कोई कांस्टेंट जरा दिखा रहा हो इनके साथ तो चलिए पहले मैं इनको बराबर लिखता हूं फिर मैं क्या दूंगा कि ये ठीक है अगर ये दोनों बराबर है दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर सो दिस इज इक्वल टू माइनस तो इसको भाग कर लेंगे सो दिस इज इक्वल टू df over dz minus d by dx partial f over partial z prime अच्छा आप मेरे से एग्री करते हैं कि ये लिखी हुई है दिस इज partial g over partial g to the power minus 1 ये चीज ये लिखी हुई है ना ना कैंसिल नहीं हो सकते पार्शियल टोटल अच्छे और बात पूछी है तो फिर लगता है इंस्ट्रूमेंट को एक्सपेक्ट कर किसी को कहना चाहिए जी फंक्शन है बाय दैट कोई डिपेंड पार्शियल चेंज पार्शियल का मतलब होता है एक्सप्लिसिट चेंज अच्छा ये अगर ये ऊपर है तो इसको मैं अगर उठा के इधर ले जाता तो ये नहीं सकता था इतनी आसान इक्वेशन होगी एक तरफ सारे z वाले हैं एक तरफ सारे अच्छा जब आप इस सारे को डिफरेंशिएट करेंगे ये किस चीज का फंक्शन रह जाएगा किस चीज का फंक्शन रह जाएगा मैंने क्या कहा हमने क्या फाइंड करना है y एज अ फंक्शन ऑफ x z एज अ फंक्शन ऑफ यार कॉमन सेंस थी ना अगर ये फंक्शन ऑफ x ना रहता तो मैं इंटीग्रेट किस पे करता यही तो बात थी ना इंटीग्रेशन जो वेरिएबल x पे थी इसका मतलब है अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो क्यों मैं इनको किसी तीसरी चीज लैम्डा के बराबर रखूं बट लैम्डा इज सम कांस्टेंट अभी मैं बताता हूं क्या है माइनस साइन लगाने की कोई खास वजह नहीं थी बस खूबसूरती के लिए लगा दी ठीक है सिर्फ खूबसूरती के लिए क्यों लगाया वो बताता हूं तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो क्या इसको इस तरह लिखा जा सकता आप जो आपने इक्वेशन बनाई है ना इतनी खूबसूरत इक्वेशन है कि मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा घर जाके करने के लिए वो आपने कल की क्लास में आने से पहले करके लानी है अगर आप इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है दिस होल थिंग इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ऑफ x एंड दिस थिंग इज आल्सो इक्वल टू माइनस लैम्डा ऑफ x तो क्या बन गया अब आपके पास सो यू हैव पार्शियल f ओवर पहले एक इक्वेशन का कुछ कर लेते हैं माइनस पार्शियल f ओवर पार्शियल y माइनस d by dx partial f over partial y prime is equal to minus lambda which is a function of x times partial d over partial y कितनी अच्छी इक्वेशन आगे देखने में क्या हुआ partial f over partial y minus d by dx
पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम प्लस लैम्डा ऑफ एक्स इसका मतलब है अगर कोई कंस्ट्रेंट ना होता तो ये चीज क्या हो जाती? Euler's equation. So this is an Euler's equation in the presence of a constraint. ठीक है? हाँ. दूसरी चीज क्या थी? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ये थी. दूसरी चीज क्या थी आपके पास? कौन लिखवाएगा? बस y की जगह कुछ भी नहीं करना आपने इसमें. z रख देना. जब इसकी एक एप्लीकेशन करेंगे फिर आगे होगा. कितनी इक्वेशंस हैं? दो. आप समझ लें दो हैं तीन. कितने अननोन हैं? कौन कौन से नाउन है? एग्जैक्टली अननोन तो तीन है ना. y अननोन है, z अननोन है और लैम्डा भी अननोन है. लेकिन लैम्डा अननोन के लिए इक्वेशन तो है ना, g of y z x is equal to 0. तीन इक्वेशंस थी. तीसरी इक्वेशन क्या थी? ये उस सूरत में थी, ये थर्ड इक्वेशन भी थी जिसमें कहते हैं g of y z. अब आगे नहीं हो रहा. तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं, यू कैन फाइंड. अच्छा ये लैम्डा क्या, कोई नाम देना चाहिए ना. कोई मल्टीप्लायर है और अनडिटरमिन्ड है. जब तक आप g नहीं बताएंगे मैं लैम्डा को डिटरमिन नहीं कर सकूंगा, है ना. यानी f में अगर मुझे बता भी दें आप, जब तक g नहीं बताएंगे कि g y और z पे किस तरह डिपेंड करता है, कैन नॉट डिटरमिन. सो दिस लैम्डा इज नाउन एज लैम्डा x is known as undetermined. अच्छा अब ये लैग्रांज ने कहा था, ठीक है, लेट्स राइट लैग्रांज अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर. कैसे हम निकालेंगे अभी पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, कई एप्लीकेशंस करेंगे. अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं जो मैंने अभी तक चीजें की हैं थोड़ी सी. अब आप लिख लें एक दफा अगर कुछ नोट करने हैं तो. पंच लाइन ये है कि that you have number of equations are always equal to number of unknown. तभी तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं उनकी. अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन से कम होंगी तो किसी एक चीज कोई भी फॉर्म में आप फिर बाकियों को एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई तीन वेरिएबल है किसी इक्वेशन के, तो आप तीन ही इक्वेशन चाहिए होंगे उनको सॉल्व करने के लिए. अगर दो इक्वेशंस होंगी तो ठीक है आप सॉल्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ थर्ड वन. थर्ड आपको नाउन नहीं होगा तो आप थर्ड को एक वैल्यू देंगे तो दूसरे दो की वैल्यू फिक्स हो जाएगी. थर्ड को दूसरी वैल्यू देंगे, दूसरे दो की कोई और वैल्यू फिक्स हो जाएगी. आपको सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ. अच्छा ये तो बड़ा आसान सा काम था. आपने करना क्या है, जैसा मर्जी जी दिया होता आपको dg/dy कैलकुलेट करना था और dg/dz कैलकुलेट करना था. बाकी कुछ भी नहीं करना. आसान है चीज या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ आपने एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट खुद लिखनी है. वो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट लिखेंगे dg/dy और dg/dz. ये जो दो अननोन है आपके पास, दो अननोन है या जो दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनकी फॉर्म में आप उनके हिसाब से डेरिवेटिव लें, यहां रखें और जवाब निकालें. मैं आपको बताता हूं कि हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट. आसान सी चीज. एक चीज के लिए मैंने आपको बता दिया स्क्वेयर के लिए कैसे. समेशन अपॉन i x i स्क्वायर्ड माइनस r स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0. एक आसान सी चीज के लिए वो और आज ना एक तारीखी मसला, तारीखी प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करेंगे. यकीन कीजिए उसकी एक हिस्ट्री उस प्रॉब्लम की है. जी प्लीज सर, यहाँ पे जो हमने कहा कि दो इक्वेशंस इक्वल है, हम इसको किसी तीसरी चीज के इक्वल रख देते हैं, वो तीसरी चीज कांस्टेंट भी हो सकता है. नहीं, कांस्टेंट हो नहीं सकती ना, क्योंकि ये जो भी चीज थी ये फंक्शन ऑफ एक्स होती तो जे में रख सकता था. जे में याद है डिफरेंशियल था dx
इंटीग्रल कराना है, सॉरी जे में dx, अगर ये फंक्शन ऑफ x का तो बाहर आ जाती है, तो वो तो x2 माइनस x1 पे डिपेंड करती है, इट मेक्स नो सेंस, इट्स जस्ट पाथ डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स, लेकिन ना ये y तो x पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x, कर्व की इक्वेशन थी, दिस z इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब जो इनका जवाब होगा वो बताते खुद एक फंक्शन ऑफ x तो होगा, प्लस माइनस डिबेटेबल था, प्लस रखते माइनस रखते डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस रखते तो वहाँ माइनस रखते तो वहाँ प्लस आ जाता है इक्वेशन में, और अगर प्लस रखते तो वहाँ माइनस आता है, डजंट मैटर, दिस इज जस्ट अ साइन कन्वेंशन। खूबसूरत लगा था कि जब कोई चीज रखनी है तो फिर माइनस साइन के साथ ही रखें, इधर ही बुरा बना देना उसको, दूसरी तरफ तक आगे मुस्बत कोई चीज आएगी। और कोई सवाल भी किसी का प्लीज, बस आपने इनकी एप्लीकेशन ही सीखनी है, इस एक्सरसाइज के थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, मोस्टली हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक, तो अच्छा अगर आप फॉर एग्जांपल एक बड़ी एक खूबसूरत सा प्रॉब्लम है, फर्ज कीजिए वो कहता है एक डिस्क है जिसका रेडियस जो है वो r के बराबर है, वो कहता है ये एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल कर रही है लेकिन स्लिप नहीं कर रही, दिस इज रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं चले कि यहां से लेकर यहां तक का फासला ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये फासला, सॉरी थोड़ा सा साफ करके ड्रा कर लेते हैं, थोड़ी सी मैं थोड़ा सा नीचे करके बना देता हूं ताकि फासला लगे तो सही ना कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, ठीक है, थोड़ी दूर करके बना लेते हैं इसके, चलिए यहां से लेकर यहां तक का फासला है ये y है, और कहते हैं y किस तरह r पे डिपेंड कर रहा है, देखें जितना थीटा चेंज होगा उतना ही y चेंज होगा, स्लिप नहीं कर रही ना, अगर स्लिप करती तो इसका मतलब है कोई ना कोई फासला स्लिपिंग भी शामिल, ये स्लिप नहीं कर रही, इट इज जस्ट रोलिंग, जितना ये रोल करेगी जितने थीटा उतना ही y चेंज होगा, इसका मतलब है y इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y is equal to r थीटा, शाबाश, इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या बन जाती है, g क्या लिख सकता था मैं, y minus r. और ये किसके इक्वल होती है, तो y is a function of r and theta, तो आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है, कौन बताएगा आपने से, फंक्शन तो आपने बना लिया ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, r फिक्स्ड है, देखिए ना r तो नहीं चेंज हो रहा ना, g किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या पे डिपेंड कर रहा है, चलो लेट्स कैलकुलेट दिस dgy by partial g by partial y explicitly on y, what happens if I write partial g over partial theta is equal to minus r, खत्म हो गया, that's all, दो इक्वेशन बनानी है आपने बना लीजिए, वहां पे एक बनाए पार्शियल f by partial y की, एक बनाए पार्शियल f by partial थीटा वाली, दोनों में पुट करें, दो इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास, सॉल्व इट, लेकिन ये मैंने जस्ट आपको कोई कंस्ट्रेंट दे दी है, आपने घर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम है वही जो जियोडेसिक वाला हमने नहीं किया था, सरफेस ऑफ स्फीयर वाला, उसके ऊपर अब आपने इक्वेशन ऑफ सरफेस लिख लेनी और सॉल्व करना है इस मेथड से, एंड फाइंड दिस लैम्डा, और आप देखिएगा वही जवाब आएगा, वंस अगेन इट इज एन इक्वेशन ऑफ सरफेस, सिर्फ अब आपके पास एक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन होगी, वो क्या आती है, x² + y² + z² = r², सारे का सारा प्रोसेस मैंने किया हुआ है, कोई जरूरत नहीं इन टर्म ऑफ थीटा वगैरह सॉल्व करने की, आप अगर उसी को इस तरह सॉल्व करेंगे ना कि x² + y² + z² = r², तो आप ये आप यहां से इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बना सकते थे, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बनाते आप ऑयलर इक्वेशन सॉल्व करते, ऑयलर इक्वेशन से आप जवाब निकालेंगे तो आप देखिएगा वही ग्रेट सर्कल की इक्वेशन,
सिर्फ और सिर्फ अब आपने एक जी डिफाइन करना है जो कि हो जाएगा x² + y² + z² - r² = 0। बिल्कुल वही काम dg/dy dg/dx dg/dz इक्वेशंस बनाइए, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कीजिए, सरफेस की इक्वेशन हो जाएगी। तो 1 और 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं आप, इजीली कहते हैं। मैं इसका ही चाहूँगा दिस यू कैन सॉल्व, वो आपकी बुक का प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करेंगे। मैंने आपको आज करना है जाके वो प्लीज, ये प्रॉब्लम है बुक का। अगर आपसे ना हुआ तो मुझे आपने बताना है। हाँ, कहते हैं repeat example 6.1, find the shortest distance between any 2 points on the surface of sphere, but use the method of either equations with auxiliary conditions. इनको auxiliary conditions हमारे choice पर हम auxiliary, but with undetermined multipliers, and that's all. कोई सवाल नहीं। अच्छा, लाजमी नहीं होता कि हर दफा ये जो कंडीशंस आएंगे ना जी वाली, ये हर दफा ऐसे ही सादी सी कोई ना सरफेस हो, बल्कि समटाइम्स ये डिफरेंशियल भी होते हैं, लेकिन डिफरेंशियल यहीं से बन जाती है dg/dy और कहते हैं dy to 0 वो पे बस आएगा। लेकिन समटाइम कंस्ट्रेंट्स इंटीग्रल इक्वेशंस भी होती हैं, और इंटीग्रल इक्वेशंस इंटीग्रल होता है सम। आपको पता है आप छोटी छोटी चीजों को जोड़े तो बहुत बड़ी चीज बना सकते हैं। इससे मैं एक हिस्टोरिक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जो हिस्टोरिक प्रॉब्लम था, एक क्वीन डाइडो का प्रॉब्लम था, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये वाला फिजिक्स का। दैट क्वीन वाज सो वाइज कि उसको पता था मैथमेटिक्स का। मैं आपको पहले प्रॉब्लम स्टेट करूंगा और उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहिएगा, और देखिएगा कितना खूबसूरत एलिगेंस मैथमेटिकली एलिगेंस उस प्रॉब्लम में। लेकिन उससे पहले मुझे जरा इंटीग्रल कंस्ट्रेंट के बारे में एक बात कर लेने दीजिए। अच्छा, इसको ऐसी इक्वेशंस जो ऐसे इंटीग्रल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसको कहते हैं आइसोपैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट्स। क्यों? जब आपको किसी जगह का कोई पैरामीटर निकालना हो। पैरामीटर क्या होता है? एक सरफेस होती है, उसके अंदर का उसकी लंबाई, स्क्वायर की लंबाई चारों साइडों की लंबाई को जमा करने से आती है। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? पूरा एंगल टाइम्स द रेडियस 2πr। इसी तरह किसी भी सरफेस की जो भी किसी सरफेस की लेंथ होती है, दैट डिफाइंस द पैरामीटर ऑफ दैट। ठीक है ये बात। अच्छा, ये अब ये है कि फर्ज कीजिए हमारे पास अब ये कंडीशन है कि हम एक ऐसी कर्व निकालना चाह रहे हैं। सो मैं प्रॉब्लम को स्टेट करता हूं। सो we are interested to find a curve, और कर्व जब ये मैंने कहा y of x such that j which is a function of y, और वो किस तरह का है? end points fixed है, y prime x dx। ये y एक्सट्रीमम हो यानी मिनिमम या मैक्सिमम हो, और y जो है वो एंड पॉइंट्स पे फिक्स्ड हो। अभी तक तो सब कुछ वही है जो पहले हम कर चुके थे कि हम एक कर्व फाइंड करेंगे जिसके लिए j जो फंक्शन है y प्राइम जिसका भी फंक्शन है, ये जो है ये एक्सट्रीमम हो, और y जो है वो एंड पॉइंट पे फिक्स्ड हो। यानी मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट कीजिए अगर कोई से दो एंड पॉइंट्स होते, so y at x1 is a and y at x2 is b। हम ये मान के चल, क्या माना है हमने? अब एक ऐसी कर्व है, कोई भी y of x होता वो एंड पॉइंट पे फिक्स था। मसलन बनाते हैं कोई कर्व, जैसी मर्जी कर्व होती, x1 और x2, ये b है और ये यहाँ पर y की वैल्यू x2 पे b और x1 पे फिक्स है। दरमियान में y चेंज हो रहा है ना? जिसके नीचे अगर मैं लाइन लगा देता तो ये बन जाती है, ऐसी कर्व बन जाती है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा आप इसके सारे वाल हम निकालते तो ये आधा सर्कल बनता है। क्या है? आपको लगता है ना कि यार कहीं से एरिया कम हो रहा है, कहीं से ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर इसी कर्व को स्मूथ बनाते तो
सेमी सर्कल बन गया था, बशर्ते कि ये y इज इक्वल टू 0 लाएंगे, ये बन गया, इस पर कोई फायदा नहीं है, x इक्वल, अगर ये x होता है या y होता तो ये y ऑफ x इक्वल। अच्छा, लेकिन एक और भी बड़ा मसला है, एक और चीज नहीं, आपने जब एंड पॉइंट फिक्स किया तो क्या हुआ है, क्या चीज और फिक्स हुई है, कौन बताएगा आपको? एक चीज और भी है जिसके ऊपर कंस्ट्रेंट आया आपके पास जी। अच्छा, और क्या चीज एरिया के अलावा बताओ, और क्या चीज? शाबाश, बाउंड्री तो फिक्स है, बिल्कुल सही, पैरामीटर भी फिक्स है, बिल्कुल सही। और चलो और थोड़ा सा करीब आओ, और थोड़ा सा सोचो, आप एग्री करते हैं मेरे साथ कि ये मैं एक चीज बनाता हूं, चलिए आपके लिए, k which is also a function of y, it is also equal to x1 से लेकर x2, but this is now b y बिल्कुल वही कोई इनफ कंस्ट्रेंट जो मैंने लिखी है। क्या चीज है ये यार, अब तो मैंने बता दिया है, x1 से लेकर x2 तक जितने भी इसको सम करें तो क्या जवाब आएगा? b minus एंड पॉइंट्स। एग्जैक्टली, इज द लेंथ। क्यों? एंड पॉइंट्स फिक्स हो जाए, जैसी मर्जी कोई चीज निकालेंगे, ये सम ऑफ दिस इंटीग्रल, इसके लिए वो जुमला लिखते हैं जो मैं थोड़ा सा आपको रीड करके देता हूं, दिस हैज अ फिक्स्ड लेंथ f। फिक्स्ड लेंथ क्यों है फिक्स्ड है? क्योंकि एंड पॉइंट फिक्स है। तो ऐसे कंस्ट्रेंट्स अब इंटीग्रल कंस्ट्रेंट्स हो गए, फर्क कोई नहीं है ऐसे लिखने का, कोई ना कंस्ट्रेंट बिल्कुल वैसी रहेगी। मसलन जो आप लिखते थे ना पहले, जिसको एक्सट्रीमाइज करते थे आप j को, वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी। जो जिसको आप अब एक्सट्रीमाइज करेंगे वो क्या हो जाएगी? x1 से लेकर x2 तक f प्लस लैम्डा g dx। अगर आप देखें तो ये वही चीज नहीं लिखी हुई, ये वही लिखी हुई f dx जो कि j है, प्लस लैम्डा g dx इसका इंटीग्रल जो कि k है। लैम्डा क्या है? अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लाई है। कोई लिखवा सकता है आयतन इक्वेशन क्या होगी? हालांकि आपको पता है क्या होगी। पहले मुझे f के लिए लिखवाएंगे आप, पार्शियल f ओवर पार्शियल y। अच्छा, मैं इसको प्रूफ नहीं करने जा रहा, मुझे जरूरत नहीं, मुझे पता है इंट्यूटिवली कैसे लिखना है। माइनस d बाई dx पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम, ये तो इसमें आ गई। अब ये क्या होगी? हालांकि आपको पता है यहाँ कोई फर्क है f में और g में, एक ही जैसे नहीं लिखते, प्लस या प्लस लैम्डा से dg बाय dy माइनस d बाय dx पार्शियल d पर पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू 0। दो ही प्लस प्लस लैम्डा, बिल्कुल सही है, कोई मैंने गलती नहीं की है, इसलिए कि जो y f में आता है वही g में आता है, जो y प्राइम f में आता है वही g प्राइम में आता है, और दोनों x का फंक्शन है। क्या आपने किया यार? सिर्फ आसान सा काम किया है, दिस j प्लस लैम्डा टाइम k इज इक्वल टू 0, और कुछ नहीं। इसका मतलब अगर j को वेरी करेंगे तो k भी वेरी होगा, जैसा j वेरी होगा वैसा k भी वेरी होगा, जैसा j वेरी से करने से f में इक्वेशन आएगी वैसा ही k को वेरी करने से g में इक्वेशन आएगी। प्रॉब्लम को जरा देखें, मैं वंस अगेन प्रॉब्लम को रिपीट करता हूं। हम एक ऐसी कर्व फाइंड करना चाहते हैं y ऑफ x जो फिक्स्ड हो एंड पॉइंट से, इसकी वैल्यू x1 और x2 कोई वैल्यू बाउंड्री के ऊपर कोई फिक्स्ड वैल्यू हो उसकी, और वंस द वैल्यूज आर फिक्स्ड, इसका मतलब है जो मर्जी कंस्ट्रेंट में निकालूंगा, अगर सारे कंस्ट्रेंट्स को सम करूं तो मेरे पास जवाब जो हो उसकी लेंथ आनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? जिसके लिए कोई ना कुछ भी नहीं करना आपको, वही चीजें जो यार आपने पहले लिखी है वही चीज आपने तब्दील की, बिल्कुल वैसे सिर्फ फर्क इतना पड़ा है इस दफा, कैन नाउ यू हैव dg by dy प्राइम। अगर यहाँ dg by dy प्राइम होता तो मैं वो भी लिखता। चलो सॉल्व करके फिर पता चलेगा।
जो मैंने आपको कहा था कि प्रॉब्लम वंस अगेन मैं कह रहा हूँ समझ आ गया नहीं आया, अगर किसी को कोई डाउट है कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन ऑफ सरफेस भी हो सकते हैं, कंस्ट्रेंट इंटीग्रल भी हो सकते हैं। इंटीग्रल कंस्ट्रेंट्स ऐसे कंस्ट्रेंट्स होंगे जिसमें लेंथ आप फिक्स मान के चलेंगे, आप कहेंगे जो भी ये सम है, अगर इस कर्व को छोटे छोटे हिस्सों में मैं सम करूं, जब सारा सम करूंगा तो टोटल लेंथ आएगी उसकी, जो मैं लिखा था कि इट हैज इज द लेंथ ऑफ द कर्व व्हिच इज एल से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर पता चलेगा। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बस प्रॉब्लम रीड करता हूं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूं कि ये प्रॉब्लम क्या है और फिर इसको स्टेट करते, इसको सॉल्व करते हैं आज, एंड देन वी आर डन। अब तो जाके आप इस बुक के, अगर आज भी जाके प्रॉब्लम सॉल्व करके आप देखिएगा काफी हद तक प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी कर ली होगी। प्रॉब्लम जरा सुनते क्या है। प्रॉब्लम है कि नाम मेरे ख्याल में पढ़ रहा हूँ, कहते हैं वन वर्जन ऑफ द डायगोनल प्रॉब्लम इज टू फाइंड द कर्व, ये क्वीन है, इसका नाम है द क्वीन ऑफ कैम्ब्रिज, is to find the curve y of x of a length L. y of x of a length L, एक लेंथ अब आपको मिल गई है, जो ही आपको फिक्स लेंथ मिल गई आपको समझ आ जानी चाहिए कोई कंस्ट्रेंट कौन सी लगनी है, ये वाली जो मैंने आपसे मिल गई इनटू से कहां पर पढ़ रहा था, of length L bounded by the x-axis on the bottom that passes through the points minus a and a, यानी एक ऐसी कर्व फाइंड करनी है जिसके निचली तरफ तो y इक्वल टू 0 वाली लाइन है, x-axis के लागे, और वो माइनस a से लेकर प्लस a तक फिक्स है, और उस कर्व की लेंथ क्या है, L है। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स माइनस a 0, यानी x की वैल्यू माइनस a है, y 0 है, एंड a 0, इसका मतलब है x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0 है, यानी x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है। एंड एनक्लोज द लार्जेस्ट एरिया, द वैल्यू ऑफ द एंड पॉइंट a इज डिटरमाइंड बाय द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम ये जो अभी हमने अभी स्टेट किया था ना, आपको याद है मैंने क्या कहा था, आप इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो मैं अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की, मैंने कहा था हमने y of x फाइंड करना है, एक्सक्यूज मी, हमने y of x फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, हमने एक y of x फाइंड करना है, इस तरह y of x फाइंड करना है कि वो x1 और x2 पे फिक्स है, और मैंने कहा कि y की वैल्यू x1 पे कोई वैल्यू है, y की वैल्यू x2 पे कोई वैल्यू है, वो वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ n, ठीक है। और मैंने कहा था कि एक कंस्ट्रेंट है जो इंटीग्रल है, और वो एक g है जो फंक्शन है y प्राइम और x का, और एक फंक्शनल है y का जिससे उसकी लेंथ फिक्स हो जाती है a of y। अभी तक ये चीज मैंने प्रॉब्लम कही, f of y है, सॉरी j of y है, आपने कर्व फाइंड करनी है y of x, इस तरह के एंड पॉइंट पे फिक्स है और एक इंटीग्रल कंस्ट्रेंट मौजूद है, और इंटीग्रल कंस्ट्रेंट से उसकी लेंथ फिक्स हो जाती है, हमें ये पता है। यही प्रॉब्लम है, उसने आपसे कहा, मैं आपको बताता हूँ उसे प्रॉब्लम क्या कहा। उसने कहा कि ये एक लाइन है जो x एक्सिस से फिक्स है, माइनस a 0 पॉइंट ये है क्योंकि x एक्सिस की वैल्यू a है, माइनस a है, a 0 तक, और ये a 0 है, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू 0। सो दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, ठीक है। क्या था कोई आर्बिट्रेरी कर्व है, जैसे आप मर्जी बनाए, ये वाली कहते हैं a की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ लेंथ, क्योंकि यार लेंथ फिक्स है ना इसकी। कहते हैं इस तरह की कर्व फाइंड करनी है कि ये एरिया को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, प्रॉब्लम ये था कि क्वीन ने किंग से मांगी कोई जगह, उसने कहा कि मुझे कोई शहर बनाना है, उसने कहा जाओ तुम्हें इतनी जगह देते हैं जितनी एक बैल की स्किन से कवर होते हैं। अगर कोई बेवकूफ होता तो वो क्या बनाता उसका शहर है, वो चींटियों का शहर बनता, इंसानों की बस्ती तरह। उसने क्या किया, उसने इस कर्व को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काटा,
बैल की स्किन को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काटा और उनको बांधा, उनको बांध के एक कर्व बनाई, एक तरफ समंदर था लेट्स से और एक तरफ उसने समंदर के दूसरी तरफ एक शहर बनाया। तो जितना उसने कहा ना जितनी इसकी स्किन के दरमियान जगह आती है, तो उसने ये किया, उसने कहा एक पैरीमीटर बना लेती हूँ ऐसी कर्व, उसके दरमियान में जितनी जगह आती है उस सारे पे शहर बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब है क्वी को मैथमेटिक्स आता था और तकरीबन 900 सदी ईस्वी से 900 बिफोर क्राइस्ट है ये बात, कितनी पुरानी है। ऑप्टिमाइजेशन वाली जिसमें एग्जैक्टली ये उसने कहा मैक्सिमम एरिया कवर करना, मैं मांगा भी कहीं से कुछ शहर आबाद करने के लिए, तो कोई शहर तो आबाद होना, तो जस्ट इमेजिन दे हैव अ इंटेलिजेंट बीइंग्स एट दैट टाइम। सर उन सर्कुलर आर्क से सेमी सर्कल सेमी सर्कल बनेगा बिल्कुल। इसका मतलब मैं कल ये कहती किसी को एक सेमी सर्कल आनी चाहिए ना, देखते हैं सेमी सर्कल आती है नहीं, ठीक है। उसने सिर्फ आसान सा काम है, लेकिन कोई मसला नहीं था, स्ट्रिप्स काटी, स्ट्रिप्स को जोड़ा, रस्सी बनाई, रस्सी का जितना कवर हुआ बस बन गया। आप देखे कभी गांव में किसानों को भूसा इकट्ठे करते देखा है कभी आपने? They don't know this diagonal problem, but they can do it very nicely. क्या करते हैं, बड़ी सी रस्सी बनाते हैं और दो बंदे पकड़ते हैं और ऐसे रस्सी को लेके आते जाते हैं। क्या होता है, जितनी चीज़ें उसके दरमियान में आती जाती हैं वो एक ही वक्त में कवर हो जाती हैं। इसका मतलब है आप अगर पैरामीटर किसी का डिफाइन करते हैं, वो रस्सी को पकड़ते हैं, दोनों तरफ से चलना शुरू कर देते हैं, जब वो चलते हैं तो जितनी चीज़ें दरमियान में आती जाती हैं वो सारी इकट्ठी होती जाती हैं। सो दे डोंट नो दिस फिजिक्स, लेकिन उनकी अकल, उनकी रिलेटिव इंटेलिजेंस है जो ये कहते हैं कि होना चाहिए। हाँ अच्छा चलो, इसका मतलब है अगर मैं किसी भी y को फिक्स भी कर लूं तो उसके ऊपर मैं एक स्ट्रिप ले लूंगा जिसकी लेंथ dx होगी और ये जो टोटल लेंथ है ना dl, जो टोटल dl है ये l के बराबर है, फिक्स होगी ना लेंथ। कोई आप में से मुझे लिखवा सकता है अब j क्या होगा, कौन बताएगा व्हाट इज j है? j इज माइनस a से लेकर a तक, x1 माइनस a, x2 ये है, y dx। एक ही तो चीज़ है जो बदल रही है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, और तो कुछ नहीं बदल रहा। कौन बताएगा k क्या होगा? k क्या है? 2 k ऐसे सारे dl को जमा करने से आता है, याद है सरफेस की थी ना जी वो चीज। तो कितना है माइनस a से लेकर a तक? 2 l के बराबर है। नहीं मैंने कहा फिक्स लेंथ है, मैंने मान लिया फिक्स लेंथ है, बाद में निकाल लूंगा इस l की वैल्यू, कोई बात नहीं। लेकिन dl है किसके बराबर, कौन बताएगा आप में से? व्हाट इज dl? सॉरी बात याद बात है चलो dl चलो सही। इसका मतलब है ये 2 डायमेंशनल चीज है ना, तो dl का स्क्वायर इज इक्वल टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो शाबाश, तो dl किसके इक्वल आ गया, तो माय dl becomes dx अंडर रूट 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर, ठीक है ना, where y प्राइम इज dy by dx। तो देखें जरा आपके पास दो टर्म्स बन गई है ना, so your k becomes, so k is nothing but this is from minus a to a, dl की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dx into 1 plus y prime squared। No, you are done, trust me, you are done, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की वैल्यू क्या फिक्स नहीं है, y at माइनस a क्या है, 0 है, y at प्लस a क्या है, सारी कंडीशन पूरी नहीं होगी। एक j एग्जिस्ट करता है जो कर्व देगा y of x, एंड पॉइंट्स पे फिक्स्ड है, वो भी चीज निकल आएगी, और एक कंस्ट्रेंट भी मौजूद है जो इंटीग्रल है, सब कुछ हो गया ना, और वो लेंथ फिक्स होगी ना। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि आपके पास f किसके बराबर है, f y के बराबर है और g किसके बराबर है, 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर इसका स्क्वायर। ये कोई रफ कंस्ट्रेंट है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अच्छा चलो पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज df by dy,
1 है. What is partial f by partial y prime? 0 है. What is partial g by partial y? 0 है. What is partial g by partial y prime? y prime. अच्छा चलो देखो अब इंटेलिजेंट हो गया. y prime ओवर 1 प्लस y prime स्क्वायर. ठीक लिखा तो गलती मैंने की. इक्वेशन क्या थी आपको याद है? What was the equation? We know that partial f over partial y minus d by dx. ये तो f में इक्वेशन आ गई प्लस लैम्डा partial g over partial y minus d by dx partial g over partial y prime is equal to 0. ठीक है का? Yes. तो चलें आप जो निकाला वो फिर कर दें. पार्शियल f by पार्शियल y प्राइम 0 है. तो चलें ये 0 है और पार्शियल g by पार्शियल y ये पार्शियल f by पार्शियल y किसके बराबर है? 1 के बराबर है. माइनस लैम्डा dg by dy प्राइम किसके बराबर है? y प्राइम ओवर जिंदगी इतनी आसान नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. 1 माइनस लैम्डा डी बाई डी एक्स वाई प्राइम ओवर अंडर रूट या फिर ये भी लिख सकता हूँ इसकी जगह. दिस इक्वेशन by d by dx of y prime over under root 1 plus y prime squared is equal to 1 over lambda. या छोड़े 1 over lambda कहते हैं. 1 हमेशा अच्छा लगता है. This is equal to 1 times 1 हमेशा अच्छा लगता है. कौन बताएगा इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? इंटीग्रेट कर दें या छोड़ें, पर एक जो भी चीज है मुझे इस फंक्शन को इस तरह चूज करना है कि जब मैं उसको इंटीग्रेट करूं तो जवाब 1 आए. तो क्या चूज करूं? क्या चूज करूं? इसकी वैल्यू ऐसी होगी कि अगर उसको यानी लैम्डा टाइम इस चीज की चाहिए, ये चीज लैम्डा टाइम इस चीज की वैल्यू ऐसी होगी कि अगर इसको इंटीग्रेट करो तो जवाब आता है. क्यों होना चाहिए? या चलें मैं एक फिर कहता हूं, आसान कहता हूं, ये ऐसी चीज होगी कि अगर उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो जवाब आना चाहिए. x होना चाहिए. अंडरस्टूड है? अच्छा सो दिस इम्प्लाइज दिस मुझे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने की. तो दिस इज लैम्डा y प्राइम ओवर 1 plus exactly 1 plus is equal to x minus some constant c1. x और कोई constant c1 है. बेशक इसको डिफरेंशिएट करें with respect to x का डिफरेंशियल तो 1 हो जाएगा, c का डिफरेंशियल 0 तो वापस कोई जवाब आ जाएगा. तो कोई चीजें ऐसी होती है मैं इंटीग्रेट करके थोड़ी सी बोर्ड गैस आपको बता देता. और गैस वरना मैं क्या मुझे बताना पड़ता 2 से ضرب दें, 2 से तकसीम करें, इसका ऊपर मौजूद है. छोड़े बड़े लंबी छोटी बात आराम से स्क्वायर रूट है. बिल्कुल सही है, स्क्वायर रूट आएगा. पर अब मेरे पास वो आसानी कोई नहीं है. अब नहीं है ये चीज. आप बताएं क्या करें? मुझे तो निकालना है ना y of x. मुझे तो y of x निकालना है ना. चलो कोई बात नहीं. दिस ये लिखा हुआ है क्या अंदर, थोड़ी देर देख लेते हैं. लैम्डा dy over d. या सॉरी
मुझे y ऑफ x निकालना है ना, तो मैं इस तरह करता हूं कि इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, ठीक है? सो आई कैन राइट इट एज लैम्डा y प्राइम इज इक्वल टू x माइनस c1 टाइम्स स्क्वायर रूट का 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर। अच्छा, c क्यों कहा है? ताकि सेंटर मान लें, क्योंकि आपने कहा सेमी सर्कुलर होते हैं हम सेंटर हो। मुझे y निकालना क्या था आपको याद है? हमें फाइंड करनी है कर्व की कोई कर्व इस तरह फाइंड करनी है कि एरिया मैक्सिमाइज होता है, यही बात है। तो कैसे करूंगा इसको? पहले स्क्वायर करता हूं इसका, क्या आंसर आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस c1 का स्क्वायर 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, मैंने y प्राइम वाले एक तरफ कर लेते हैं, सो दिस बिकम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस c1 का स्क्वायर इनटू y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस c1 का स्क्वायर। तो y प्राइम निकालना तो कोई मुश्किल नहीं रहेगा, उसको दूसरी तरफ ले जाऊं और स्क्वायर रूट ले लूं। ये मैं कर्व बढ़िया दे देता हूं। तो लैम्डा माइनस, सॉरी, मुझे निकालना है y प्राइम इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस c1 ओवर लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस c1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस समय अगर x माइनस c1 को मैं कोई नया नाम दे देता तो खैर। अच्छा, ये dy प्राइम किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू dy ओवर dx। सो दिस इंप्लाइज आई कैन फाइंड dy इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस c1 का स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस c1। कुछ गलत किया मैंने? ऊपर स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, टाइम्स dx। इसका मतलब अगर मैं आप इसको इंटीग्रेट कर दूं तो y निकल गया मेरे पास, ऐसा y जिसके एंड पॉइंट्स फिक्स है। क्या आ गया इसका आंसर? सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस a से लेकर प्लस a तक x माइनस c1 ओवर लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस c1 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 इंटीग्रेट ऑन dx। कौन बताएगा इसका? हाथ खड़ा कर रहे हैं, कौन बताएगा इस इंटीग्रल का आंसर क्या है? एनीवन प्लीज? प्लीज ना यार, क्यों? इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद नहीं? हाँ, 2 से ज़रा दे दूं यार, x माइनस c1 के स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x माइनस c1। तो 2x माइनस c1 तो ऊपर है ना, सिर्फ माइनस नहीं है ना। तो अगर मैं एक -2 से ज़रब दे दूं और एक -2 से तकसीम कर दूं तो काम हो नहीं जाएगा। क्या जवाब आ जाएगा इसका? सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस या माइनस प्लस? माइनस प्लस। क्यों? नीचे वाला माइनस पर रखूंगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस c1 का स्क्वायर। अच्छा, एक काम करता हूं मैं एंड पॉइंट नहीं पुट करता, छोड़े पर मैं बताता हूं क्यों नहीं एंड पॉइंट पुट करता। x क्या आंसर आएगा इसका? टू द पावर -1/2 प्लस 1 इज 1/2। नीचे 2 मौजूद है तो वो 2 से 2 कैंसिल। ठीक लिखा मैंने फिलहाल इसमें कंडीशंस नहीं पुट की कि किसके बराबर है, लेकिन मुझे एक बात का पता है, अगर मैं लिमिट्स नहीं पुट करता तो मैं कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाऊंगा,
उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो क्या जवाब आ गया आपके पास? अगर आप देखो क्या है जवाब? बड़ा खूबसूरत सा जवाब नहीं आ गया? y माइनस सी टू होल का स्क्वायर, इधर जो मर्जी साइन होता, प्लस होता, माइनस होता, जो भी होता, लैम्डा स्क्वायर Equation of circle. रेडियस का सर्कल हो गया। x माइनस c1 का स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल। या फिर क्या आ गई? x माइनस c1 का स्क्वायर प्लस y माइनस c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो लैम्डा ब्रैकेट चल रहे थे ना, रेडियस। Radius. ये रेडियस था उसका। लेकिन एक दफा जरा रेडियस लैम्डा आपके जहन के इख्तिरात हैं। लैम्डा आपने दिया था, लैम्डा इक्वेशन में नहीं था, प्रॉब्लम में नहीं था। Yes. प्रॉब्लम में था माइनस ए प्लस ए एल। इसका मतलब है सारी चीजें इन्हीं की फॉर्म में फाइंड आउट होनी चाहिए। इसका मतलब है ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर C1 और C2 है, Yes. जिसमें x की वैल्यू C1 है, y की वैल्यू C2 है और उसका रेडियस जो है वो लैम्डा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह वाला सर्कल जो मैंने बनाया सर्कल, वो कोई कहीं पे इधर बना हुआ है ना, कोई ना कोई वैल्यू उसकी मतलब C2 circle थी। origin पर। हाँ, उसका और C1 था, उसका ऑरिजिन C1 C2 है, Yes. लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस थी, C1 C2 को 0 कर लेता तो ये सर्कल इधर से उठ के इस कर्व के सेंटर पे आ जाता। Yes. लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं जरा इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम एरिया एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और ये सेमी सर्कल गुजर रहा है माइनस ए से, माइनस ए और ए के दरमियान में फिक्स है। इसकी लेंथ टोटल पेरीमीटर कितना होगा सेमी सर्कल का? पाई आर होगा, Yes. हैं? डिपेंड करते हैं वो। सेमी सर्कल है ना, Yes, circle. पाई ए किसके इक्वल आ जाएगा? एल के बराबर। Yes. पाई एल टोटल लेंथ के बराबर होगा ना, तो इसका मतलब है ए किसके इक्वल आ गया? एल होगा, है ना? क्या ठीक हो गया, सारा कुछ सही है ना? अच्छा, ए निकल गया इन टर्म ऑफ लेंथ, मैंने क्या कहा था विद फिक्स लेंथ, ये निकला यार एल ओवर पाई। लैम्डा कैसे निकाला? लैम्डा कैसे निकाला? कौन बताए? या ना निकाला? Creating the anything within this. एग्जैक्टली, लैम्डा इज ए, यार हर तरफ क्या है? जवाब आपको कोई ठीक है, सब कुछ सही किया ना मैंने। लैम्डा क्या है? इसका मतलब है ये कर्व जो आपने टेढ़ी मेढ़ी बनाई थी ना, ये एक सेमी सर्कल है जिसका जो रेडियस अपन लैम्डा है तो अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लाई जो आपने रखा हुआ था एक्चुअली वही रेडियस था। ए क्या है? ये सर्कल की लेंथ के साथ क्या रेशो है? ये पाई ओवर एल के बराबर है, यानी दिस सर्कल इज बाउंडेड फ्रॉम माइनस पाई ओवर एल से लेकर प्लस पाई ओवर एल तक। वैसे हम ऐसी चीजें बहुत करते रहते हैं, पता है आपको, क्वांटम मैकेनिक्स भी करते हैं ना, ये पार्टिकल को बॉक्स में डालते हैं ना, तो उसमें भी कंडीशन ऐसी ही बन जाती है ना, पाई ओवर एल के की कंडीशन बन जाती है। वहाँ के क्या होता था? वेव नंबर होता था, लेंथ ही होती थी वो, तो ठीक है, हमारे पास ऐसी चीजें बनती रहती है जब हम चीजों को फिट कर देते हैं एंड पॉइंट से। प्रॉब्लम कितना खूबसूरत है, आपने दी उसको एक चमड़ी, तो बंदा लेके सोचता रहे कि यार मैं अगर आपसे कहता कि उसने 100 किलोमीटर का शहर बना लिया है, तो आपने सोचा अब ये सोच में पड़ बैल कितना बड़ा होता है। स्ट्रिप्स काटी, स्ट्रिप्स को जोड़ा, रस्सी बनाई, रस्सी से एक पेरीमीटर बनाया है, बड़ा शायरा बात कर सर मतलब बोर्ड की डायमेंशन Tanzania. वो वन डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। हाँ, आरसी का जो है उसका है भी 2 डायमेंशन, ये स्ट्रिप यस स्ट्रेट ऐसे तो नहीं 1 डायमेंशन तो कोई चीज नहीं काटी जा सकती। Yes. स्टूडेंट है तो स्ट्रिप थी ना, इसमें मैंने कहा उसका एरिया है, तो उसने बताया इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ वन है, क्योंकि x को छोड़ेंगे तो y हाथ को 2 पर छोड़ेंगे। यस बिल्कुल सही है ना, ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फिजिक्स का। 2 प्रॉब्लम बड़े पुराने और बड़े इंटरेस्टिंग, एक ब्रैकेटस्टोन प्रॉब्लम और ये वाला। ब्रैकेटस्टोन प्रॉब्लम ने भी हिला के रख दिया था चीजों को,
एग्जैक्टली कि बर्नौलीज न्यूटन वगैरह सारों कि भाई नहीं, पार्टिकल लाजमी नहीं हमेशा सिराते मुस्तकीम पे आए, उसे कम से कम बदले इसी रास्ते से आ सकता है। सर अगर वो इस तरह का तो मतलब इतने ग्राउंड में से आप ये उसके साइड करने का वो ना कर सर करता हूँ हाँ अच्छा, एक हाँ बिल्कुल सही, वो बहुत अच्छे, शाबाश। इनका क्वेश्चन है कि अगर वो एक सर्कल से चूज करते तो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये कर्व मैंने इधर बनाई है ना, इधर कोई दूसरी कर्व बना देता हूँ y टू 1, तो अब मेरे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी, df by dy 1 this plus df by dy 2 minus df by dy prime वही d by dx, सिर्फ g में भी ऐसी आएगी। फिर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे पूरे सर्कल की इक्वेशन बन गई। ये प्रॉब्लम है वो का 6.8 कुछ भी नहीं है उसमें, y1 और y2 दो प्रॉब्लम आइडिया ये है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम आप इस बुक के कर चुके हैं। ये है जनाब, ये है प्रॉब्लम नंबर जो ये कह रहे हैं ना 6, हाँ ये है 6.6 है, प्रॉब्लम है 6.30। वो कहता है यहाँ पर तो आपने एक समुद्र छोड़ दिया था ना, करना होता, अब उसे वही चमड़ी दी जाती है, क्या मैं दूसरा कर रहा कोई बात खैर ठीक है। तो हाँ जाहिर बात सर्कल होती है, तो सर्कल बना के नीचे नीचे की तरफ का सर्कल हो, तो ऊपर की कर्व को मैं y1 का नाम दे देता, नीचे की कर्व को y2 का नाम देता, दोनों के एंड पॉइंट ऑफ फिक्स है। सर फिर इस है ये सर किसका सर्कल? सी सर्कल का सर सर्कल ये सर्कल वाला टू सर्कल टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स। नहीं सर लिंक तो फिक्स था, अगर पूरा अच्छा सर्कल बना ले तो अच्छा, निकाल के देखो जरा, जाओ असाइनमेंट है ना, मैंने कहा निकाल के देखो जवाब क्या आता लेंथ है। फिक्स नहीं, कॉमन सेंस कहती है सर्कल से सेमी सर्कल का सर एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं कि मतलब कांस्टेंट पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल वही वाला पेरीमीटर मैं कह रहा हूँ जाके निकालें, यस इसका पैरामीटर आपको पता है, उसका पैरामीटर पता होगा, क्योंकि एंड पॉइंट फिक्स है ना, है तो सारी एक ही चीज। देखिए एक ही वैल्यू क्या आती है, जो एक ही वैल्यू होगी वही लैम्डा होगा, जिसका जाके जरा ये निकालना है उसके लिए क्या होगा, आपको फाइंड करना है सर्कल के लिए निकाल लेंगे जाके, निकाल लोगे जाके सोच जबान ही मानी नहीं, पीस ऑफ पेपर ले जाके बैठ के करेंगे। क्वीन को भी पता था है ना, पर किंग को तसल्ली कराने के लिए उसने ना बताया कि इतना एरिया बनता है, और मैथमेटिक्स ने तसल्ली करा दी कि इतना बनता है, रस्सियां काटने की जरूरत, बल्कि आप हम ये बता देते और बड़ी रस्सियां काट लो। ओके गुड, वेरी गुड, कोई सवाल नहीं किसी का? अच्छा अभी ना एक छोटी सी चीज रह गई है, वो मेरे ख्याल हम करके खत्म कर देते हैं इसको। आसान सी चीज है, कोई सारा कुछ पहले किया हुआ है, सिर्फ रोटेशनल चीज एक्सप्लेन मैं इसको कल करूंगा। हाँ जी क्या कह रहे हैं? सर्कल के एरिया 4 टाइम काम आ रहा है। अच्छा चलो कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा मैं जाकर एक छोटी सी चीज आपसे कह रहा हूँ कि और कैलकुलेट करते हैं, रोटेशन दे देते हैं, फिर कल इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? आपको याद है हमने जे लिखा था, जे क्या लिखा था मैंने, आई हैव रिटन जे एज a function of alpha, मैंने लिखा है इसको पहले। तो क्या था वो, x1 से लेकर x2 तक into f which is a function of y x dx, ठीक है ना? अच्छा आपको याद है अपने पार्शियल, अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करूं, पार्शियल j बाई पार्शियल अल्फा इनटू डी अल्फा, इसको क्या कहते हैं? चेंज इन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डी, चेंज ऑफ j एक्सप्लिसिटली विद रिस्पेक्ट टू अल्फा टाइम्स द चेंज इन अल्फा। ये क्या होगा? दिस इज x1 से लेकर x2 तक, इधर आपने किया होगा आगे का पार्शियल f ओवर पार्शियल y, मैं दरमियान वाले स्टेप सारे नहीं करूंगा, माइनस d बाई dx पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम, दोनों तरफ मैंने क्या किया, d काइंड ऑफ डी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत सही है नहीं। एक चीज मैंने काम की है,
एक चीज मैंने काम की है, कौन बताएगा? दूसरी लिमिट डाल दी, दूसरी ना लिमिट ना ना एक चीज काम की है। y किस तरह अल्फा पे एक्सप्लिसिटली चेंज होता है वो नहीं लिखा था, dy by d अल्फा d अल्फा। अच्छा, अब एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। लेट्स डिफाइन, लेट्स राइट डेल्टा j इज इक्वल टू, ये जो चीज लिखी हुई है ना पार्शियल j बाय पार्शियल अल्फा d अल्फा, इसको ये डेल्टा j है। ये जो इस तरह की डेरिवेटिव है सारे, मसलन फिर डेल्टा y क्या हो जाएगा, dy by d अल्फा d अल्फा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी ना, डेल्टा j इज इक्वल टू x1 से लेकर x2 तक df over dy माइनस d by dx df over dy प्राइम change in y dx। इसको कहते हैं डेल्टा नोटेशन। कल मैं ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिलहाल तो मैंने सिर्फ डेल्टा j और डेल्टा अल्फा को ही कहा है ना, और आपको पता है ना, अगर आप कल मैं लिखूंगा डेल्टा j और साबित करूंगा कि डेल्टा नोटेशन, मैंने बोला किया क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो ऑलरेडी इक्वेशन लिखी थी ना, उसमें कहा पार्शियल j बाय पार्शियल अल्फा d अल्फा इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल y बाय पार्शियल, ये टैक्स ही लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो, याद नहीं, टैक्स ही लिखा हुआ है। कल मैं ये डेल्टा नोटेशन से निकाल के दिखाऊंगा आपको आयलर्स इक्वेशन। डेल्टा नोटेशन थोड़ी सी कॉम्पैक्ट नोटेशन है, जिसमें अब आपने क्या किया है, अब आपने ईटा नहीं इंट्रोड्यूस किया, अब आपने एक चेंज इन y इंट्रोड्यूस किया। आपने कहा कि अगर ये एक्चुअल y था, आपने एक छोटी सी चेंज उसमें इंट्रोड्यूस कर दी है, वो ये वाली डेल्टा, ये वाली डेल्टा। ये मैं कल इसके बारे में बात करूंगा, आज वक्त नहीं है। तो कल हम ये डेल्टा नोटेशन से जो लंबी चौड़ी चीज आप सीखते थे ना, याद है पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया था अल्फा, और एक वेरिएबल लिया था इन टैक्स। हमने कहा y इस तरह चेंज होता है कि अल्फा प्लस ई टैक्स। अब मैं नहीं मान के चलूंगा, मैं कह रहा हूँ y अल्फा पे डिपेंड करता है, इसे मैंने लिख दिया कि dy by df। मैंने क्या कहा, df by dy प्लस df by dy प्राइम आता था, याद होगा आपको। फिर तो इस तरह करके लिखा था कि आइलर इक्वेशन में प्रोडक्ट रूल लगाया था, एंड पॉइंट वाली टर्म्स को 0 के बराबर पुट कर दिया था, तो उससे ये इक्वेशन आती थी। सिर्फ ईटा की जगह मैंने dy by d अल्फा लिया। तो मैं कल इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और इसी से फिर चीज़ों को आगे लेके चलूंगा, और यहीं से लैग्रांज मैकेनिक्स बन जाएगी आपको। यहीं से इसी तरीके से हम सारी की सारी जो हैमिल्टन मैकेनिक्स लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन निकालेंगे, वो इसी चीज़ से निकालेंगे। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बंदा कोई राय देना चाहता है, आपको लगता है लेक्चर में मैंने गलती की है, तो प्लीज़, मैं अपनी गलती अगले के लेक्चर में सुधार दूंगा, जाके फिर सोचूंगा दोबारा से। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है आपका, कोई सवाल किसी का, अब आप कोई कमेंट, डेल्टा की नोटेशन कल की बात है। थोड़ा सा रिग्रेस आज, ये वाला लेक्चर मैथमेटिकली रिग्रेस, कौन सा ये वाला लेक्चर आज वाला मैथमेटिकली रिग्रेस। आज वाला लेक्चर मैथमेटिकली, क्योंकि आज एप्लीकेशन थी ना। Yes. मैंने आपसे कहा है कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम मैथमेटिकल रिगर चेंज होती है, क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। आप देखें हमने किया क्या, हमने आइलर लैग्रांज इक्वेशन, जब आइलर्स इक्वेशन निकाली तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा चेंज बताती है आपको। तो अब हम यही, आप सोचें ना, अगर यही चीज काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो तो क्या होगी। हमें ये बात पता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अ फोर्स एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो फोर्स, एक विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी और एक विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और हमने जितने सिस्टम्स की बात करेंगे सारे कंजर्वेटिव सिस्टम्स होंगे। मैं कोई ऐसा सिस्टम नहीं लेके चलूंगा जो नॉन कंजर्वेटिव होगा, मैं सारे सिस्टम वो मान के चलूंगा जो कंजर्वेटिव होंगे। बस एक एक करके, अब मेरे पास मेथड सारा है। अब मैं एफ को कैपिटल एल लिख दूंगा, विच इज लैग्रांज, तो ये आइलर लैग्रांज इक्वेशन हो जाएगी। मेथड आइलर का साथ में लैग्रांज, और फिर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर के लिए क्या हो जाएगा, लैग्रांज इक्वेशन विद लैग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, दैट्स ऑल। उसी को फिर हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो हैमिल्टोनियन आ जाएगा, और फिर उसका अप्लाई करेंगे तो कैपिटल लॉस निकालने की कोशिश करेंगे। लैग्रांज में जो लैग्रांज मल्टीप्लायर जो इसकी फॉर्म एक जैसी रखी हुई है,
ये भी आइगन वैल्यू की तरह और वो भी आइगन वैल्यू। एग्जैक्टली अल्टीमेटली जब आप करेंगे तो आप देखिएगा लोबस थ्योरम से क्या आ जाती है, स्टर्म लोबस थ्योरम से। यस, दिस इज एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। सर जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं उसमें चेंज वेरिएबल दर दोनों को होते हैं कौन सा वो जो बिल्कुल जो आप जिस तरह कह रहे हैं ना, दोनों आप दोनों आजाद कह रहे हैं, बिल्कुल सही। राइट हैंड साइड पर वही फंक्शन है जो लेफ्ट हैंड साइड, तो लैम्डा बिकम्स द आइगन वैल्यू। यस दैट्स द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं इसका, कोई और अजीबोगरीब सी चीज होती, तो आपको पता है ना डिटरमिनेंट लेते हैं जो डिफरेंस लेके उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करते हुए वहां से आइगन वैल्यू आती है, वो आइगन वैल्यू यूज करके आप आइगन फंक्शन निकालते हैं, तो वो बोलते हैं उसमें स्टर्म बोलते हैं, तो उसका टाइम भी बचेगा। वो एमएमपी पढ़ाता वो जरूर कराता है। ठीक है हाँ